हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने बयान में कहा, अगर तुम्हारे परिवार से कोई भी सदस्य या रिश्तेदार आरएसएस या बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर तुरंत करो, चाहे उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े या फिर छुट्टी लेनी पड़े, लेकिन उन्हें बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने नहीं देना है। ये हमारी सीधी लड़ाई है। इस देश में धर्म युद्ध संविधान और मनुस्मृति के बीच है। डीयू के प्रोफेसर का कहना है, इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं जो सिर्फ उन्हें परेशान किया जाएगा। मुसलमानों के अलावा भी लोग रहते हैं जिन्हें बीजेपी सरकार झिला सकती है। पिछले दिनों यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार को उन्हीं के गृहबान में झकवाए थे और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर कश्मीरी पंडित महिला ने अंधभक्तों की आंखें खोली थी और अब डीयू के प्रोफेसर ने भी हल्ला बोल बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं डीयू के प्रोफेसर अपने बयान में क्या कुछ कहे हैं। कि अगर तुम्हारा बाप, माँ, भाई, बहन, जात, रिश्तेदार कोई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ कैंपेन करो, उसको हरवाओ। छुट्टी लो, पैसा खर्चा करो, तब हरवाओ। सीधा और सीधा ये लड़ाई है। भाई आरएसएस और बीजेपी से क्यों कह रहा हूं? मैं कई बार कहता हूं कि धर्म युद्ध या संविधान और मनुस्मृति के बीच है। तो मैं दलित हूं और मुझे गर्व है इस बात का कि संविधान और मनुस्मृति के बीच ये लड़ाई है। तो हमारे कई सवर्ण साथी नाराज हो जाते हैं। इस भारत का एक भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस भारत का एक भी पॉलिटिशियन ये बता दे कि आरएसएस की विचारधारा कहां से आती है, उसी दिन से मैं कहना छोड़ दूंगा। सीधा और सीधा ये लड़ाई है। और मनुस्मृति खाली शूद्र अतिशूद्र के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी बुरा प्रावधान, वैश्यों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है, सबके लिए। राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये राम राष्ट्र आएगा तो संबुक भी आएगा। और इस बार संबुक सैटेलाइट कैमरा लगा के आएगा कि छुप के कोई वार न करे। अगर द्रोणाचार्य आएगा तो इस बार एकलव्य भी आएगा। इस बार अंगूठा नहीं देगा। इस बार जो है हो सकता है गुरु जी का सर ही मांग ले। और इसलिए निराशा की बात नहीं है। ऐसे ऐसे युग आते रहे इतिहास में। मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ाता हूं। और इसी दिल्ली में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 26 साल पढ़ा चुका। और इसी दिल्ली में मैंने कहा कि संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं हुई। आरएसएस के पास बहुत तरीके हैं। बाबरी मस्जिद ढाने के लिए भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत जी इशारा कर गए, मैं भी इशारा ही कर देता हूं। यहां बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तमाम है। उसी के थ्रू ध्वस्त किया जाए। और ये अकारण नहीं है कि सेमिनार में जजेस कुछ और बोलते हैं और जब कुर्सी में बैठते हैं तो बाबरी मस्जिद पे क्या फैसला देते हैं, आपको सब पता है। अभी लेटेस्ट चल रहा है SC/ST वर्गीकरण का, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं कह सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एलीट दलित हूं, तो मेरे साथ भेदभाव नहीं होता है। आइए हिंदू कॉलेज कैंपस दिखाते हैं आपको। हमारे सारे यूट्यूबर साथी आते हैं हमारे पास। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा था। प्रशांत जी चले गए, वकील साहिबा हैं, बताएंगे कि एफआईआर होने से किसी को विदेश जाने से रोका जा सकता है। तो मुझे इंग्लैंड में अगर लेक्चर देना हो, यूएस में लेक्चर देना हो, तो रोक दिया जाता है। ये इसलिए कह रहा हूं कि इसी सिस्टम में जहां लोग, पॉलिटिकल क्लास के लोग सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं जो अपना कैरियर, जान, धमकी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लगा के इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और आरएसएस बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बकायदा कोई पॉलिटिकल क्लास का हमारे पास समर्थन, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये वर्गीकरण की वो जो बात चल रही है, कैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आरएसएस को किससे डर है? 10% जो गैर संवैधानिक कोटा आया, उस पर तो वर्गीकरण की बात नहीं चल रही कि किसका हक कौन खा रहा है। और अंबेडकर पहले डिप्रेस क्लासेस, देन शेड्यूल कास्ट बनाते हैं और सारे हजारों जातियों को एक क्लास में लाते हैं। यह कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है? सीधा गरीबी उन्मूलन के लिए पार्लियामेंट में आप बनाइए ना, फिर अडानी अंबानी को पकड़िए, कहां से माल इतना आ गया उसके पास। आरएसएस और बीजेपी को, रूलिंग एलिट को, वैसे दलितों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में सिर्फ दलित में ही बोल रहा हूं, उनसे प्रॉब्लम है जो उनके आंख में आंख मिला के सवाल कर रहा है
जो आर्गुमेंट कर रहा है, जो अंग्रेजी बोल रहा है, जो अच्छे कपड़े पहन रहा है, इसलिए ऐसे लोगों को हटाओ। कितना जनरेशन रिजर्वेशन मिल गया। मेरे फादर क्लर्क थे, मैं दूसरी पीढ़ी हूं। चलिए हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल का बायोडाटा मांगिए, अगर मेरे से ज्यादा पब्लिकेशन हो तो मैं समझ जाऊं, लेकिन वो प्रिंसिपल वीसी बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता, मेरा प्रमोशन रोका जा सकता है। तो ये वैसे लोगों को रोकने का पूरा प्रोविजन है कि जो सेकंड जनरेशन आए हैं और जो यहाँ के सिस्टम पे जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, विदेश पढ़ के आ रहे हैं और इनसे सवाल पूछ रहे हैं। मनुस्मृति पे बहस करो, ज्योतिबा फुले पे बहस करो, पेरियार पे बहस करो, अंबेडकर पे बहस करो। ऐसे लोगों से समस्या है, पॉलिटिकल क्लास से फिलहाल नहीं, तो सेटिंग हो जाएगा। कब सेकुलर हो जाता है, कब कम्युनल हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है। और जहां वोट मैनेज नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली वोट मैनेज हो रहा है। ठीक है ना? तो मैंने इसलिए शपथ दिलवाई है। एक दिन लंबा प्रोग्राम कीजिए, आएंगे तो उस दिन तबियत से शपथ दिलवाएंगे कि राम मंदिर बना क्या? बोला हाँ बना। तो उसमें घंटा बजाने तुम्हें मिला क्या मौका? तो नहीं मिला तो वोट कह दिया। चलते चलते एक पॉइंट में संविधान सभा से मैं माइनॉरिटी को लेकर अंबेडकर के 4 लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूं, और सुनिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सीनियर लोग निराश हो जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या? लंबा करियर है। अंबेडकर ने 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था, वही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और माइनॉरिटी के लिए कहा था, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान खाली नहीं होता है। अरे अभी तो देश में चल रहा है, तो दलित पिछड़ों को मैं रोज समझाता हूं कि मुसलमान और ईसाई तो बहाना है, असली निशाना तुम्हारा ही। इलेक्शन के दिन जाता है, कहता है कि सारे मुसलमान विदेश चले जाएंगे और नवाब साहब की हवेली तुमको मिलने वाला है, जमींदारी मिलने वाला है। उसको गुदगुदी लगता है, रात में सपना देख के सोता है। जो संविधान से मिला था अधिकार आरक्षण, वो तो खत्म कर रहा है, और जहां अपने नहीं होता वहां कोर्ट के थ्रू खत्म करवाता है। अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, अल्पसंख्यक को जो राइट्स दिए गए थे, कि अल्पसंख्यकों को सहूलियत देने जाने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है, मेरी राय में वो सही है। इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत मार्ग अपनाया। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती है, और अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकवाद अपने सीने से लगाए रखना यह भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो, इसका उपाय किया जाना चाहिए। कोशिश यह की जानी चाहिए कि किसी समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हो। धर्मांधता की भावना, आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है सुन लीजिए, वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। धर्मांधता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों को मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। 2 बातें। पहली बात तो यह है कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, विस्फोटक शक्ति होती है। उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा है। मोदी साहब सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर 4 नवंबर 1949, हिंदी का वॉल्यूम 40 है, अंग्रेजी का वॉल्यूम 13। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। दूसरी बात यह है, ये गौर कीजिएगा, कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथ में देना स्वीकार किया है। बहुसंख्यकों का राज्य इन्होंने निष्ठा के साथ स्वीकारा है। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना आपका कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को रखना होगा। अब अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या एकसार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक जिस दिन छोड़ेंगे, उसी दिन वे एकसार हो जाएंगे। अल्पसंख्यकवाद की बात ही नहीं। ये विश्व गुरु का दावा हो रहा है और इसकी हालत है। क्या लोग इनको वोट दे रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों को निरक्षर बनाओ? इसके लिए वोट दे रहे हैं लोग। कि आओ हमारे रोजगार छीन लो, इसके लिए वोट दे रहे हैं। सारे आंकड़े आ रहे हैं। गुजरात में विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है पिछले 5 साल में डबल हुआ है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि आओ मुझे पीटो। सीधा और सीधा ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खूब अपना काम कर रहा है। जैसे आप ईवीएम डाल के वीडियो डालते हैं, नीचे आ जाता है इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है।
कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अब हमसे कहो कि ईवीएम हैक करके दिखाओ तो मैं तो नहीं दिखा सकता। जिसकी बंदरी वही नचावे। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अगर वो हिस्ट्री पढ़े होंगे या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होंगे, मोटर के इंजीनियर नहीं होंगे, और उनको ये कहें कि आप कार का इंजन खोल के उसको फिर से फिट कर दो, कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना। तो सवाल ये है कि सब जब इतनी आवाज़ें उठ रही, देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई ईवीएम से नहीं, ईवीएम किसी भी फॉर्म में टेक्निकल चीज़ से कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर आप ईवीएम कर रहे हैं, वीवीपैट कर रहे हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम साहब 3 स्टेज समझा रहे थे कि भाई जो पोल डाला और तमाम तरह के मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझ पाता। तो जहाँ पर मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो देते थे, अब प्रमोशन हो गया, शायद 81 या 83 करोड़ हो गए। जहाँ पे एजुकेशन की ये हालत है, जहाँ मैं बैठ के कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल बातें नहीं समझ सकता, तो वहाँ पर जब 40% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, जहाँ पे लिटरेसी का रेट इतना ख़राब है, एजुकेशन के आंकड़े मैं ही बता रहा हूँ, वहाँ पे टिंटेड एकदम डार्क वाला आप लगा के मशीन में डार्क वाला लगा के कह रहे हो कि 7 सेकंड में अपना वोट चेक कर लो। ये भारत अगर सबसे बड़ी लोकशाही है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है। और मैं तो सीधा पहले इलेक्शन कमीशन ही संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था को संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिलचस्पी है बार बार वो एक्सप्लेनेशन देने की, और बार बार ये क्या दिलचस्पी है आपकी? साथियों, सीधा और सीधा हेराफेरी है। और नहीं तो कोई दुनिया की कोई ऐसी सरकार इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती है जहाँ पे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, सब परेशान है। जो आपके लिए कुछ ना कर सके, ऐसी सरकारों को वोट देने की ज़रूरत नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।